प्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी वर्मन को द टाइम्स मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। असम से ताल्लुक रखने वाली पूर्णिमा देवी वर्मन इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई हैं। जाहिर है इस सूची में शामिल होने के लिए किसी महिला ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया होगा। दरअसल पूर्णिमा देवी वर्मन ने असम में एक हरगिला आर्मी तैयार की है। हरगिला आर्मी तकरीबन 10,000 महिलाओं का एक समूह है जो हरगिला पक्षी को बचाने के लिए काम करती है। ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क सारस को असम की स्थानीय भाषा में हरगिला कहा जाता है। यह एक बड़ा पक्षी है जिसकी ऊंचाई 145 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। यह स्कैवेंजर कैटेगरी में आता है, इसलिए लोगों के मन में इन पक्षियों की नकारात्मक छवि बनी हुई है। डॉक्टर बर्मन की हरगिला आर्मी इन पक्षियों को लेकर लोगों का परसेप्शन बदलने का काम करती है। साथ ही आर्द्र भूमि के संरक्षण पर भी काम करती है, जिससे इन पक्षियों के नेस्टिंग प्लेसेस को संरक्षित किया जा सके। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण को महिला सशक्तिकरण के साथ मिलाकर एक स्थायी समुदाय संचालित आंदोलन तैयार किया है। उनके काम ने न केवल एक लुप्तप्राय प्रजाति को बचाया है, बल्कि आधिकारिक तौर पर IUCN के तहत इसके स्टेटस में भी बदलाव किया है। IUCN ने ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क के स्टेटस को दिसंबर 2023 में फिर से क्वालिफाई किया है। एंडेंजर्ड से इसका स्टेटस नियर थ्रेटेंड कर दिया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन को उनके कामों के चलते कई अवार्ड से नवाजा गया है। साल 2017 में उन्हें भारत सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया था। नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। साल 2022 में उन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। इसे साल 2005 में गठित किया गया था। इसका मकसद पर्यावरण के क्षेत्र में संरक्षण के लिहाज से काम करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं आदि को सम्मानित करना है। साल 2024 में उन्हें व्हीटली गोल्ड अवार्ड से भी नवाजा गया था। व्हीटली गोल्ड अवार्ड को भारत में ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नियुक्त किया गया है। द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने इस नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे प्रधानमंत्री के कार्यकाल या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या मुख्य सचिव का पद PMO में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी प्रशासकीय प्रमुख का होता है। मुख्य सचिव को PM का मुख्य सहयोगी माना जाता है। वर्तमान में प्रमोद कुमार मिश्रा मुख्य सचिव के पद पर हैं। शक्तिकांत दास को प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव को PM और फॉरेन डिग्निटरीज के बीच चर्चा के मामलों पर नोट्स तैयार करने, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन, PM के महत्वपूर्ण आदेशों को साझा करने आदि का काम सौंपा जाता है। यहां पर आपको कैबिनेट सेक्रेटरी के पद के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर TV सोमनाथन हैं। शक्तिकांत दास 6 साल तक RBI के गवर्नर के पद पर रहे हैं। उनके बाद संजय मल्होत्रा को RBI के 26वें गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास के कार्यकाल को साल 2021 में 3 साल तक के लिए बढ़ाया गया था। विमल जालान के बाद वे दूसरे ऐसे गवर्नर हैं जिन्हें RBI में 6 साल का कार्यकाल हासिल हुआ था। शक्तिकांत दास 2018 से दिसंबर 2024 तक RBI के गवर्नर रहे थे। साल 2014 में UPSC द्वारा पूछे गए एक सवाल पर आइए गौर करते हैं। प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट सचिवालय का कार्य है? कैबिनेट सचिवालयों के लिए एजेंडा तैयार करना, कैबिनेट समितियों को सचिवीय सहायता, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प C। जर्मनी में संसदीय चुनावों के नतीजे आ गए हैं। इस बार जर्मनी के नए चांसलर बनेंगे फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU के नेता हैं। इस पार्टी ने क्रिश्चियन सोशल यूनियन के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया है। कंजर्वेटिव नाम से इस अलायंस को चुनावों में 30% से भी कम वोट हासिल हुए हैं, लेकिन फ्रेडरिक मर्ज का जर्मन चांसलर बनना लगभग तय है। अन्य पार्टीज के सहयोग से वे चांसलर के पद पर काबिज हो जाएंगे। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD को महज 16.5% मत ही प्राप्त हुए हैं। वर्तमान चांसलर ओल्फ शुल्ज ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। जर्मनी की संसद को बुंडेस्टाग कहा जाता है। जर्मनी में चुनावों में मतदाता बुंडेस्टाग के सदस्यों का चुनाव करते हैं।
फिर ये सदस्य ही चांसलर को चुनते हैं, इसलिए चांसलर बनने के लिए संसद में बहुमत होना जरूरी है। जर्मनी के चुनावों में कई वैश्विक मुद्दे हावी रहे थे। इसमें रूस द्वारा यूक्रेन आक्रमण के समय यह फैक्ट निकल कर आया था कि जर्मनी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं, वे नाटो सदस्यों पर यूएसए पर डिपेंड होने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नाटो के सदस्यों को अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की जरूरत है। जर्मनी ने 1955 में नाटो की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके अलावा रिफ्यूजी संकट ने भी जर्मनी के वोटर्स को अपने नेता को चुनने में अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि जर्मनी सेंट्रल यूरोप में स्थित एक देश है। इसके उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड तथा पश्चिम में फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स स्थित हैं। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी जर्मनी की उत्तरी सीमा बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त बिहार के भागलपुर में आयोजित एक इवेंट में जारी की है, जिसमें 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना को प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को ही लॉन्च किया गया था। ये योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। मतलब ये कि योजना बैकडेट में लागू की गई थी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें किसान परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। योजना के तहत किसान परिवारों को एक साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। योजना को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लागू किया जा रहा है। हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की एक किश्त दी जाती है। योजना के तहत परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चों को शामिल किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए लैंड होल्डिंग एकमात्र सोल क्राइटेरिया है। योजना की शुरुआत में 2 हेक्टेयर लैंड होल्डिंग वाले किसानों तक ही योजना सीमित थी। बाद में योजना को रिवाइज करके सभी किसान परिवारों तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया था। योजना के तहत किसान परिवारों की ऐसी श्रेणियां भी हैं जो इस योजना का लाभ लेने की हकदार नहीं होंगी। इनमें सभी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स और ऐसे किसान परिवार जो किसी एक श्रेणी या एक से ज्यादा से ताल्लुक रखते हैं। वे श्रेणियां इस तरह से हैं, जैसे संवैधानिक पद पर वर्तमान या पूर्व में रहे धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, सभी सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन रुपए 10,000 या उससे अधिक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी समूह डी कर्मचारियों को छोड़ करके। पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, पेशेवर निकायों में शामिल लोग, मसलन पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट, केंद्र राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और इनकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य पीएसई और संबद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर। आइए हम नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है डोपामाइन। आपने अपने आसपास ऐसे कुछ लोग देखे होंगे जो आमतौर पर खुशी नजर आते होंगे, वहीं कुछ लोग अक्सर ही दुखी रहते हैं। दरअसल लोगों का मूड अच्छा और बुरा होने में डोपामाइन रोल प्ले करता है। डोपामाइन को हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है। यह हमारे दिमाग में काम करने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे ब्रेन की सेल्स आपस में बातचीत करती हैं। यह एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करता है। यह हमारी मूवमेंट, मेमोरी, मूड, अटेंशन आदि में योगदान करता है। शरीर में इसका पर्याप्त स्तर होना बेहद जरूरी है। कई रिसर्च बताती हैं कि अगर दिमाग में डोपामाइन का लेवल सही मात्रा में होता है तो हमारा मूड आमतौर पर बेहतर ही रहता है। ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बेस्ट माना जाता है। वहीं अगर डोपामाइन की मात्रा दिमाग में कम हो जाए तो इंसान का मूड खराब हो सकता है और इसके काम करने का स्तर गिर सकता है। ऐसा दावा किया जाता है कि अगर इंसान के अंदर अलर्टनेस, मोटिवेशन, जोश, कोऑर्डिनेशन व नींद में कमी आने लगे तो ये डोपामाइन की मात्रा कम होने के संकेत हैं। हाल ही में खबरों में रही पूर्णिमा देवी वर्मन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया है? नारी शक्ति पुरस्कार, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर या फिर भारत रत्न। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3 या फिर केवल 4। अगला प्रश्न है, देश में गिद्धों की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। पहला प्रश्न था, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI का प्रमुख नियुक्त किया गया है? काश पटेल, तुलसी गबार्ड, विवेक रामास्वामी या फिर अजय बांगा। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी काश पटेल। अगला प्रश्न था,
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव यूनेस्को द्वारा पेश किया गया था। 2025 के लिए इस दिन की थीम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे रखी गई है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। स्टील अर्थव्यवस्था और अवसंरचना का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, लेकिन चुनौती यह है कि इसका उत्पादन पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दरअसल स्टील के उत्पादन में फ्यूल के तौर पर कोयले का इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक बार स्टील बनता कैसे है, इस प्रोसेस को समझना होगा। देखिए, स्टील के उत्पादन में कार्बन आयरन अयस्क के साथ क्रिया करके मोल्टन आयरन या फिर पिघला हुआ लोहा उत्पादित होता है। फिर इस पिघले हुए लोहे से स्टील बनती है। इस प्रोसेस में जो कार्बन है वो कोयले और प्राकृतिक गैस से हासिल किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित होती है। वैश्विक स्तर पर हर साल स्टील इंडस्ट्री 3.7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती है, जो कि कुल कार्बन एमिशन में 7 से 9% की हिस्सेदारी रखता है। इस चुनौती से निपटने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने एक सोल्यूशन निकाला है। आईआईटी बॉम्बे का ये मेथड स्टील इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज करने में अहम भूमिका निभाएगा और इस मेथड का नाम है हाइड्रोजन बेस्ड डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ आयरन HDRI। इस मेथड से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार की जाती है। इसका यूज स्टील बनाने के लिए किया जाता है। HDRI में स्टील बनाने के लिए कोयले की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके चलते स्टील मैन्युफैक्चरिंग में बाई प्रोडक्ट के तौर पर केवल जलवाष्प का उत्पादन होता है। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है, इसके लिए वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल होता है। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया जाता है। इसमें यूज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को अगर नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि सौर या पवन ऊर्जा से हासिल किया जाए तो हाइड्रोजन को नाम दिया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन जब इस ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन इंडस्ट्रियल लेवल पर किया जाता है तो इसका उत्पादन कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इस प्रोसेस में कैटलिस्ट के तौर पर प्लैटिनम और पैलेडियम का इस्तेमाल होता है, जो कि महंगी भी है, साथ ही हार्श और रिमोट कंडीशन में कारगर भी नहीं है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने कोबाल्ट को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो कि प्लैटिनम और पैलेडियम के मुकाबले सस्ता है। बीते दिनों खबर आई थी कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोगों में हेयर लॉस के मामले तेजी से देखने को मिल रहे थे। दरअसल दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच बुल्ढाना के 18 गांवों में 279 लोगों में अचानक बाल झड़ने और एक्यूट ऑनसेट एलोपेसिया टोटलिस के मामले सामने आए। इसके बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद इस मामले में अब मेडिकल एक्सपर्ट रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक बाल झड़ने की वजह है गेहूं में हाई सेलेनियम कंटेंट। ये गेहूं बुल्ढाना में लोकल राशन शॉप से खरीदा गया था, जिसकी सप्लाई हरियाणा और पंजाब से की गई थी। देखिए, सेलेनियम एक खनिज है जो मिट्टी, पानी और कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। लोगों को सेलेनियम की बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, जो कि मेटाबॉलिज्म बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। एनालिसिस से पता चलता है कि स्थानीय रूप से उगाई जाने वाली गेहूं की किस्म की तुलना में ये 600 गुना ज्यादा सेलेनियम इसमें था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रभावित लोगों के ब्लड, यूरिन और हेयर सैंपल्स में सेलेनियम की मात्रा ज्यादा होने के साथ जिंक की भी मात्रा कम पाई गई। ये इम्बैलेंस सेलेनियम की ज्यादा मात्रा के चलते हुआ। अथॉरिटीज ने रिपोर्ट आने के बाद लोगों से हाई क्वांटिटी वाले सेलेनियम गेहूं को खाने से मना किया है, जिसके 5-6 हफ्तों के बाद लोगों के बालों में एक हद तक रीग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। बीते साल ब्लैक प्लास्टिक को लेकर एक रिसर्च पब्लिश हुई थी। हालिया स्टडी में पता चला है कि इस रिसर्च में ही कुछ गड़बड़ी थी।
रिसर्च पर बात करने से पहले जानते हैं कि ब्लैक प्लास्टिक किसे कहते हैं। ब्लैक प्लास्टिक को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकिल करके बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से मतलब क्या है? पुराने हो चुके कंप्यूटर, टीवी जैसे डिवाइसेस। इन डिवाइसेस में फ्लेम रिटार्डेंट मसलन ब्रोमीन, एंटीमनी और सीसा, कैडमियम और पारा का इस्तेमाल होता है। इनका प्रयोग आग को रोकने के मकसद से किया जाता है। अब भले ही इन डिवाइसेस में इनका यूज फ्लेम रिटार्डेंट के मकसद से हो, लेकिन जब इनको कन्वर्ट करके ब्लैक प्लास्टिक बनाई जाती है तो ये हैवी मेटल्स इंसानों के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्टडी की। बीते साल अक्टूबर में एक रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट जर्नल कीमोस्फेयर में छपी थी। रिपोर्ट के मुताबिक यूएसए में बिकने वाले 203 ब्लैक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया गया। इन उत्पादों में फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल डेका ब्रोमोडाइफिनल BDE 209 ईथर पाया गया था, जो कि ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है और यूएसए में इसका प्रयोग तकरीबन 1 दशक पहले बंद कर दिया गया था। बीते साल की रिपोर्ट में कहा गया था कि यूएसए की EPA यानी एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा तय BDE 209 की सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा ये लिमिट था। लेकिन हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ब्लैक प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स में BDE 209 की मात्रा सेफ लिमिट के भीतर है। लेकिन रिसर्चर्स कह रहे हैं कि दरअसल ये बात कोई नहीं जानता कि फ्लेम रिटार्डेंट की कितनी मात्रा सेफ है। इसलिए सबसे पहले तो दुनिया को इस यूज एंड थ्रो के कल्चर से बाहर निकलना चाहिए। चीजों को तब तक यूज किया ही जाना चाहिए जब तक वो यूज के काबिल हो। केवल फैशन या शो ऑफ के नाम पर चीजों को खरीदते रहना पर्यावरण के लिहाज से कतई सही नहीं है। इस खबर के महत्व को समझना हो तो साल 2021 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल को देखिए। सवाल पूछा गया था, बिस्फेनॉल A BPA निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के निर्माण में एक संरचनात्मक या प्रमुख घटक है? लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट C, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। दिल्ली में सत्ता में लंबे वक्त तक काबिज रही आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हालिया चुनावों में हुई आम आदमी पार्टी की हार में इस पॉलिसी की भी बड़ी भूमिका रही थी। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकाल की परफॉर्मेंस पर आधारित कैग की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की गई है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी के चलते दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक एक्साइज पॉलिसी का मतलब नकली शराब की बिक्री को खत्म करना और अवैध शराब की तस्करी पर लगाम लगाना था। इसके अलावा शराब की टेस्टिंग के लिए लैब्स, इसके अलावा मॉनिटरिंग और रेगुलेशन के लिए एक अलग पोस्ट के गठन की बात कही गई थी, लेकिन इस पॉलिसी के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। कैग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक्साइज पॉलिसी पर सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। जिस कैग की रिपोर्ट के चलते एक बार फिर दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी की चर्चा हो रही है, उसके बारे में भी जानिए। देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 में कैग यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। कैग भारत के लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति से पहले यह राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है, जिसका जिक्र संविधान की अनुसूची 3 में किया गया है। चूंकि इसकी स्थापना सीधे संविधान के प्रावधानों के तहत की गई है, इसलिए कैग एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 149 में कैग की शक्तियों और कर्तव्यों का जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 150 के मुताबिक संघ और राज्यों के अकाउंट्स को उस रूप में रखा जाएगा जैसा कैग की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। अनुच्छेद 151 में ऑडिट रिपोर्ट्स का जिक्र है। अनुच्छेद 151 के मुताबिक कैग की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट्स को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कैग द्वारा किसी राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट्स को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 279 के मुताबिक कैग किसी कर या शुल्क की नेट प्रोसीड यानी शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। इस मामले में कैग का सर्टिफिकेट अंतिम होता है। कैग संसद की लोकलेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के तौर पर काम करते हैं। वहीं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के मुताबिक कैग का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की आयु तक, जो भी पहले होता है। कैग किसी भी वक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर रिजाइन दे सकता है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है नाविक।
नाविक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो अमेरिका के जीपीएस की तरह काम करता है। यह रियल टाइम इंडिजिनस पोजीशनिंग और लोकेशन बेस्ड सर्विस जैसी सुविधाएं मुहैया कराता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के 1500 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। इस क्षेत्र में नाविक सिग्नल संभवतः उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध होते हैं जहां पहुंच पाना कठिन है। जीपीएस के मुकाबले नाविक उच्च भूस्थिर कक्षा में उपग्रहों का प्रयोग करता है। ये उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर गति से मूव करते हैं, इसलिए वे हमेशा पृथ्वी की मॉनिटरिंग कर पाते हैं। नाविक के सिग्नल भारत में 90 डिग्री पर पहुंचते हैं, जिससे भीड़ भाड़ वाले इलाकों, घने जंगलों या पहाड़ों में स्थित डिवाइसेस तक पहुंचना आसान होता है। सोलिगा जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलिगा तमिलनाडु और कर्नाटक में निवास करने वाली जनजाति है। यह भारत का पहला आदिवासी समुदाय है जिसे टाइगर रिजर्व के अंदर रहने और वन अधिकार पाने का कानूनी अधिकार मिला था। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, खबरों में रही ब्लैक प्लास्टिक का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई वेस्ट, कोयला, चारकोल या फिर ब्लैक कोरल्स। पहला सवाल था, हाल ही में खबरों में रही पूर्णिमा देवी बर्मन को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया है? नारी शक्ति पुरस्कार, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर या फिर भारत रत्न। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन या फिर केवल चार। सही जवाब है विकल्प डी यानी भारत रत्न। अगला प्रश्न था, देश में गिद्धों की सबसे बड़ी आबादी किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। और सही जवाब है मध्य प्रदेश यानी विकल्प सी। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने दीपा बनाम एस विजयलक्ष्मी और अन्य मामले में एक फैसला सुनाया है और यह फैसला महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर है। इस मामले में महिला को रात के 8 बजे गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला दिया था जिसमें माना गया कि महिला की गिरफ्तारी से सीआरपीसी की धारा 46(4) का उल्लंघन हुआ है। लेकिन हालिया फैसला मद्रास हाईकोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने सुनाया है जिसके मुताबिक सीआरपीसी की धारा 46(4) डायरेक्टरी है, मतलब निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं है। देखिए, 1 जुलाई 2024 से भारत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लागू है और मामला पुराना है, इसलिए कोर्ट ने यहां पर सीआरपीसी का जिक्र किया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सीआरपीसी की धारा 46(4) को BNSS की धारा 43(5) से रिप्लेस कर दिया गया है। सीआरपीसी में 46(4) को विधि आयोग की 135वीं और 154वीं रिपोर्ट के आधार पर शामिल किया गया था। तो आइए हम जानते हैं आज कि BNSS की धारा 43(5) में महिलाओं के अरेस्ट से जुड़े प्रावधान क्या हैं। इस धारा में महिलाओं की गिरफ्तारी से जुड़े 2 प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़कर किसी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं की जाएगी। इन स्पेशल कंडीशंस में भी महिला पुलिस अधिकारी को लिखित रिपोर्ट देकर क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन की जरूरत होगी। हालिया मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि यह धारा केवल डायरेक्शनल है। अगर यह कंपलसरी होती तो इसके पालन न करने पर सजा का भी प्रावधान होता, जो कि नहीं है। कोर्ट ने एक जरूरी मुद्दा उठाते हुए कहा कि मान लीजिए अगर महिला ने कोई हेनस क्राइम किया है और क्राइम रात में ही हुआ तो हालात कुछ ऐसे हों कि मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट की परमिशन देने के लिए मौजूद ना हो। ऐसे में महिला को तो भरपूर समय मिल जाएगा कि वो घटनास्थल से भाग जाए और इस टेक्निकल प्रोविजन के चलते जनता के हित प्रभावित हो सकते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने BNSS की धारा 43(5) के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं की है तो इससे अरेस्ट को गैर विधिक नहीं माना जा सकता, लेकिन पुलिस ऑफिसर को इस प्रोविजन को फॉलो न करने के कारणों की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। दुनिया में छिड़े टैरिफ वॉर के बीच यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत की यात्रा पर आने वाली हैं और उनके साथ यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स भी होगा। इस यात्रा को कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। एक तो यूएसए की तरफ से भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाया जा रहा है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच व्यापार से आर्थिक तौर पर लाभ होगा। इस यात्रा के प्रमुख मुद्दों में शामिल है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और EU इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स EU यानी यूरोपियन यूनियन की एक अहम संस्था है। इसका गठन हर 5 साल पर EU के 27 देशों के प्रतिनिधियों के साथ किया जाता है। इसका गठन यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता में ही किया जाता है। इस कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के गठन के बाद से ये यूरोप महाद्वीप के बाहर होने वाली पहली यात्रा है। ये दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन द्वारा वैश्विक स्तर पर भारत को कितनी महत्ता दी जा रही है। बीते साल भारत और यूरोपियन यूनियन की रणनीतिक साझेदारी की 20वीं सालगिरह भी आयोजित हुई थी। भारत और यूरोपियन यूनियन साल 2004 से रणनीतिक साझेदार हैं। वहीं साल 2022 से दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वार्ता जारी है। आपको बता दें कि EU भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल विदेश व्यापार में EU की हिस्सेदारी 12.2% है। वहीं भारत EU का 9वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
ईयू के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2.2% की है। यहां पर एक बात और समझिए कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच टीटीसी यानी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के गठन की घोषणा अप्रैल 2022 में यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा के दौरान की गई थी। इसकी पहली बैठक मई 2023 में आयोजित की गई थी। टीटीसी एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। इसका मकसद दोनों पार्टीज के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज की सुगमता से है। इन तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर्स शामिल हैं। इसके तहत कुछ वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। ये वर्किंग ग्रुप्स डिजिटल कनेक्टिविटी, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज जैसे विषयों पर तैयार किए गए हैं। हालिया यात्रा के दौरान टीटीसी की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित की जानी है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपने को पूरा करने की राह में एक कदम और बढ़ाया है। अब ट्रंप यूएसए में गोल्ड कार्ड की स्कीम लेकर आए हैं। ये कार्ड $5 मिलियन की फीस के साथ यूएसए की नागरिकता का रास्ता खोलता है। गोल्डन वीजा का ये प्लान वर्तमान में चल रहे EB-5 वीजा प्रोग्राम के स्थान पर लाया जा रहा है। इसमें निवेशकों को ग्रीन कार्ड के प्रिविलेज देने की बात कही गई है। मतलब ये कि यूएसए में निवेश करो और स्थायी नागरिकता हासिल करने की रेस में शामिल हो जाओ। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमीर लोग ही इस कार्ड को खरीद सकेंगे। गोल्डन कार्ड के बारे में और डिटेल्स आने वाले हफ्तों में जारी की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने वर्तमान में चल रहे EB-5 वीजा प्रोग्राम को बकवास बताया है। साथ ही इसे बंद करने की घोषणा भी की है। EB-5 वीजा प्रोग्राम को यूएसए की कांग्रेस ने 1990 में लॉन्च किया था। इसमें ऐसे अप्रवासियों को ग्रीन कार्ड प्रदान किया जाता है जो न्यूनतम $10,50,000 का निवेश करते हैं या आर्थिक रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रों में $8 लाख का निवेश करते हैं। आखिरी बार इस प्रोग्राम को जो बाइडेन प्रशासन के द्वारा रिन्यू किया गया था। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि ग्रीन कार्ड होने भर से किसी को यूएसए के नागरिकों के समान अधिकार नहीं मिल जाते। यूएसए में ग्रीन कार्ड एक स्थायी निवासी कार्ड है जो यूएसए में स्थायी रूप से रहने और काम करने की परमिशन दिलाता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का 16वां सम्मेलन इटली के रोम में फिर से रिज्यूम किया गया है। ये आयोजन FAO के मुख्यालय में किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस बैठक का आयोजन अक्टूबर 2024 में कोलंबिया के कैली में किया गया था। हालिया बैठक इसी कड़ी में है। रोम में आयोजित हो रही बैठक के दूसरे दिन कैली फंड लॉन्च किया गया है। इसका पूरा नाम है कैली फंड फॉर द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग फॉर बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज। इस फंड में निजी क्षेत्र की वे संस्थाएं योगदान करेंगी जो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज से लाभ हासिल करती हैं। कैली फंड में वे कंपनीज पैसा डालेंगी जो जेनेटिक डेटा का यूज करके DSI यानी डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के जरिए अपने उत्पाद तैयार करती हैं। इसमें फार्मा और एग्रीकल्चर से जुड़ी कंपनीज शामिल हैं। इस फंड को UN जैव विविधता के संरक्षण में लगाएगा। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई कंपनी कोई ऐसा उत्पाद तैयार कर रही है जो सूखा रोधी है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट। अब प्रकृति में तो पहले से ही इस तरह के प्लांट्स मौजूद हैं, तो कंपनी अपने रिसर्चर्स को भेजेगी। वो इस नेचर के प्लांट्स की DNA सीक्वेंसिंग करेंगे और पता कर लेंगे कि किन क्वालिटीज के बदौलत ये प्लांट सूखे में सरवाइव कर पाते हैं। पहले तो कंपनीज को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब तो ऑनलाइन डेटा मौजूद है जिससे बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन ही हासिल हो जाती है। कैली फंड का तर्क यही है कि नेचर से जो नॉलेज लेकर लाभ कमाया जा रहा है उसे नेचर के साथ साझा किया जाएगा। इसमें एक बात और समझनी है कि नेचर की नॉलेज आमतौर पर विकासशील देशों से हासिल होती है और इसमें तकनीक का इस्तेमाल करती हैं विकसित देशों की बड़ी कंपनीज, क्योंकि उनके पास इस तरह के रिसर्च पर खर्च करने के लिए अंधा पैसा है। पहले ये कंपनीज फंड में योगदान देने के लिए आनाकानी कर रही थी, लेकिन हालिया बैठक में फाइनली सहमति बन गई है।
कैली फंड के 50% संसाधनों को स्थानीय समुदायों, जिनमें महिलाओं और युवा भी शामिल हैं, इनकी जरूरतों के लिए आवंटित किया जाएगा। आपको बता दें कि जैव विविधता पर पहला वैश्विक समझौता CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से हुआ था। साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। CBD के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा, जैव विविधता के तत्वों का सतत प्रयोग और तीसरा, जैव विविधता से होने वाले व्यापारिक लाभों में समुचित और बराबरी की साझेदारी। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है उइगर मुसलमान। उइगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग प्रांत में निवास करते हैं। चीन में जो उइगर मुसलमान रह रहे हैं वो अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह से संबंध रखते हैं। माना जाता है कि ये मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया के रहने वाले हैं। चीन में इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। ऐसा दावा है कि ये समुदाय चीन से अलग होना चाहता है। चीन की वन चाइना पॉलिसी के चलते चीन ऐसा नहीं चाहता। इसके चलते इनके विरोध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चीन द्वारा यहाँ डिटेंशन कैंप लगाकर कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल का अनुमान है कि हाल के सालों में चीन के शिनजियांग क्षेत्र में बने डिटेंशन कैंप्स में करीब 10 लाख उइगर मुसलमान को कैद करके रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से तुर्की भाषा बोलने वाले उइगर और दूसरे अल्पसंख्यक मुसलमान शामिल हैं। चीन ने शुरू में तो इन डिटेंशन कैंप्स के अस्तित्व को ही नकार दिया था, लेकिन बाद में कहा कि ट्रेनिंग सेंटर हैं और चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि कथित तौर पर उइगर बंदियों को हिरासत शिविरों के भीतर और बाहर अक्सर कठोर परिस्थितियों में जबरन श्रम का शिकार बनाया जाता है। माना जाता है कि यह जबरन श्रम उइगरों को चीन के कार्यबल में एकीकृत करने और उनकी सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहचान को दबाने की चीन की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। पहला सवाल है, भारत सरकार ने नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। ये लक्ष्य किस साल के लिए रखा गया है? 2047, 2032, 2070 या फिर 2050? अगला प्रश्न है, खबरों में रहा कैली फंड संबंधित है जैव विविधता अभिसमय, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल या फिर सेंडाई फ्रेमवर्क से? सोलिगा जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलिगा तमिलनाडु और कर्नाटक में निवास करने वाली जनजाति है। यह भारत का पहला आदिवासी समुदाय है जिसे टाइगर रिजर्व के अंदर रहने और वन अधिकार पाने का कानूनी अधिकार मिला था। सही कथनों को चुनना था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है दोनों कथन सही हैं, यानी विकल्प सी। अगला प्रश्न था, खबरों में रही ब्लैक प्लास्टिक का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई वेस्ट से, कोयला से, चारकोल से या फिर ब्लैक कोरल से? सही जवाब है ई वेस्ट, यानी कि विकल्प ए। नासा ने डिश वॉशर के साइज का एक सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया है और इसका मकसद है चंद्रमा पर मौजूद पानी की जगह का पता लगाना। देखिए, ये बात तो लंबे वक्त से वैज्ञानिक मानकर चल ही रहे हैं कि चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है, लेकिन ये कहां मौजूद है इसका पता लगाने के लिए नासा ने हालिया मिशन लॉन्च किया है। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से नासा का लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर और लूनर लैंडर अंतरिक्ष में भेजा गया है। लूनर ट्रेल ब्लेजर 200 केजी वजनी है। यह चंद्रमा की सतह पर पानी को खोजेगा, फिर उन लोकेशंस को मैप करेगा। यह लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट करते हुए हाई रिजोल्यूशन वाले मैप तैयार करेगा। चंद्रमा पर पानी की लोकेशंस का पता होना भविष्य के मून मिशंस के लिए बहुत जरूरी है। भविष्य में चंद्र मिशनों पर अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। इनके लिए पीने का पानी हासिल हो सकेगा। साथ ही पानी से रॉकेट्स के लिए हाइड्रोजन फ्यूल तैयार किया जा सकता है। देखिए, पानी का फॉर्मूला है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन हासिल की जा सकती है। इसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अगर चंद्रमा पर पानी के ऑरिजिन का पता लगेगा तो पृथ्वी पर पानी के ऑरिजिन को समझने में भी मदद मिल सकेगी। आपको बता दें कि वैज्ञानिक चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी को लेकर कई अनुमान लगाते हैं, जैसे सोलर विंड से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स चंद्रमा पर मौजूद खनिजों से क्रिया करके पानी तैयार करते हैं। दूसरा स्रोत हो सकता है उल्कापिंड या फिर धूमकेतु, जिन्होंने अरबों वर्षों में चंद्रमा पर पानी पहुंचाया होगा। ये सारे कयास चंद्रमा पर पानी के होने के हैं। चंद्रमा पर पानी कितना है इसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है। ध्यान रखिए कि चंद्रमा पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। साथ ही ये पृथ्वी के बाहर इकलौता ऐसा स्थान है जहां इंसान पहुंच सका है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। मतलब यह कि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी घूर्णन कर रहा है। इसीलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखता है। इस फेनोमेना को टाइडल लॉकिंग कहते हैं।
कभी कभी किसी समस्या को तुरंत सुलझाने के मकसद से जो समाधान लाए जाते हैं वो देखने में तो सॉल्यूशन लगते हैं, लेकिन प्रोसेस में लूपहोल्स के चलते कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है। ऐसा ही एक चैलेंज है ईबीपी यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। आंध्र प्रदेश में गुम्मला डोडी, गाडेपल्ली, अरुगोलानू गांवों में साल 2024 से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये तीनों गांव नदी या नहर के पास बसे हैं, जिसमें इथेनॉल का उत्पादन करने वाली एक फैक्ट्री से निकले अपशिष्ट को बहा दिया जाता है। गांव वाले पानी का प्रयोग खेती और पीने की जरूरतों के लिए करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा इथेनॉल फैक्ट्रीज मौजूद हैं। अब एक बार सरकार के ईबीपी प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ईबीपी प्रोग्राम को 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया गया था और इसमें E20 के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है। ये टारगेट पहले साल 2030 के लिए था, जिसे प्रीपोन करके अब 2025 के लिए कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि ईबीपी से देश की चिंताएं हल होंगी, जैसे बढ़ती ऊर्जा खपत में कमी आएगी, तेल आयात कम होगा और वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से होने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी। इथेनॉल यानी एथिल एल्कोहल एक तरह का एल्कोहल है जिसे वाहनों के पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। ईबीपी कार्यक्रम के तहत टूटे हुए चावल और मकई जैसे अनाज का उपयोग करके इथेनॉल बनाया जाता है और दावा किया जा रहा है कि इससे किसानों की आय भी दोगुनी होती है। इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में पूरी तरह से दहन योग्य है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले तत्वों का उत्सर्जन कम होता है। 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को पूरा करने के लिए 1016 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत होगी। केंद्र सरकार ने इस टारगेट के मद्देनजर पर्यावरण मंजूरी में भी रियायत दी है। साथ ही इथेनॉल फैक्ट्रीज के लिए अनाज की खरीद पर सब्सिडी भी दी जा रही है। सरकार के फायदों वाले दावों के बाद जानते हैं कि इन प्लांट्स का विरोध हो क्यों रहा है। देखिए, पर्यावरणविदों के मुताबिक इथेनॉल प्लांट से एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एक्रोलिन जैसे खतरनाक कैंसर पैदा करने वाले रसायन उत्सर्जित होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की पर्यावरणीय मंजूरी में इनका जिक्र तक नहीं है। इसके अलावा केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक सभी इथेनॉल प्लांट्स रेड कैटेगरी में आते हैं। रेड कैटेगरी में आने का मतलब है कि पॉल्यूशन का स्कोर 60 से ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने जल्द क्लियरेंस देने के चलते इन प्लांट्स को बिना पब्लिक हियरिंग के स्थापित करने की मंजूरी दी है। इनफैक्ट कई प्लांट्स तो ह्यूमन सेटलमेंट के पास स्थापित किए गए हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब पेट्रोल में 20% बायोफ्यूल मिलाया जाता है तो 4 पहिया वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 30% तक, 2 पहिया वाहनों में 50% तक कम हो जाता है। पर पर्यावरणविद कहते हैं कि ये डेटा ठीक भी हो, लेकिन बायोफ्यूल के उत्पादन में होने वाले उत्सर्जन का क्या? इसके अलावा 1 लीटर इथेनॉल के उत्पादन में तकरीबन 8 से 12 लीटर पानी की भी जरूरत होती है। अब साउथ साइड, जहां पर नदियां मौसमी हैं, वहां ये प्लांट्स ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर की कमी कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जिससे सरकार वाकिफ ना हो। कुल मिलाकर सरकार हो या इन प्लांट्स का विरोध करने वाले पर्यावरणविद हों या किसान हों, सबका मकसद एक ही है कि विकास हो, लेकिन सतत हो। इसलिए प्लांट्स के क्लियरेंस देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ह्यूमन सेटलमेंट से ये दूर हो और पानी आसानी से उपलब्ध हो। अगर इसके लिए ग्राउंड वाटर का यूज होगा तो पीने का पानी कम होगा और जमीन के बंजर होने की स्थिति बनेगी। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ चिंताजनक आंकड़े जारी किए हैं। साल 2024 में जापान में लगातार 9वां ऐसा साल ये रहा जहां बच्चों के पैदा होने की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। 2024 में जन्म दर में पिछले साल की तुलना में 5% की गिरावट दर्ज की गई है।
ये गिरावट जापान के लिए चिंता का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि वहां जनसंख्या में वृद्धों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है, साथ ही कार्यशील जनसंख्या में कमी आ रही है। वहीं जापान में मृत्यु की दर के आंकड़े 1.62 मिलियन पर पहुंच चुके हैं। जापान में हर एक जन्म पर 2 लोगों की मृत्यु होती है, इसलिए जन्म और मृत्यु के आंकड़ों में असंतुलन बना हुआ है। जापान में जन्म दर में आने वाली कमी का कारण है हाल के सालों में आई विवाहों में गिरावट। कोविड महामारी के बाद विवाहों की संख्या में और भी गिरावट देखी गई है। अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि ये हालात 2025 में भी बने रहेंगे। पश्चिमी देशों में जहां बिना विवाह के भी बच्चों का जन्म होना सामान्य है, जापान के समाज में ऐसी घटनाएं रेयर हैं। इसका मतलब है कि जापान में विवाह न होने का सीधा असर जन्म दर पर दिखता है। जापान की जन्म दर में कमी की तुलना एक और एशियाई देश साउथ कोरिया से की जाती है। साउथ कोरिया में भी जन्म दर में कमी देखी जा रही है, लेकिन पिछले 9 सालों में पहली बार साउथ कोरिया में जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें साउथ कोरिया की सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का अहम रोल है। सरकार ने वर्क फैमिली बैलेंस, चाइल्ड केयर असिस्टेंट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। हालांकि जापान ने भी जन्म दर को बढ़ाने के लिए इस तरह की रणनीतियां अपनाई हैं, लेकिन अभी इनका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। जापान के एजिंग क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए जापानी सरकार को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम उठाने होंगे। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2024 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को देखिए। सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित देशों पर विचार करें: इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। उपर्युक्त देशों में से कौन सा देश अक्सर मीडिया में अपनी कम जन्म दर या वृद्ध होती जनसंख्या या घटती हुई जनसंख्या के लिए उल्लेखित होता है? 1, 2 और 4, 1, 3 और 5, केवल 2 और 4 और केवल 3 और 5। सही जवाब है इसका विकल्प ए। भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकार कोंगो, जाम्बिया, तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं तलाश रही है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार भारत की काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ काम कर रही है। वहीं जाम्बिया सरकार ने हाल ही में भारत को कोबाल्ट और तांबे के एक्सप्लोरेशन के लिए 9000 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन फील्ड एरिया देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में लिथियम ब्लॉक्स की खोज भी की है। गौरतलब है कि जनवरी 2025 में ही यूनियन कैबिनेट ने एनसीएमएम यानी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का मकसद क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, साथ ही एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए आयात पर निर्भरता को कम करना, विदेशों में खनिज ब्लॉकों का अधिग्रहण करना, महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना और खनिजों की रिसाइकलिंग करना शामिल है। आपको बता दें कि क्रिटिकल मिनरल्स से मतलब है ऐसे खनिजों से जिनकी सप्लाई में रुकावट आने से देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक तौर पर असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ये क्रिटिकल इस सेंस में भी हैं क्योंकि इनका प्रयोग उच्च तकनीक वाले उत्पादों में होता है। साथ ही ग्रीन टेक्नोलॉजीज में भी इन मिनरल्स का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट, ग्रेफाइट, इरिडियम, गैलियम, नियोडायमियम, ग्लैकोनाइट, लिथियम, क्रोमियम, प्लैटिनम जैसे मिनरल्स इसके लिस्ट में शामिल होते हैं। दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन में चीन पहले नंबर पर है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इंडस्ट्री 4.0। इसके लिए हमें औद्योगिक क्रांति की क्रोनोलॉजी को समझना होगा। 18वीं शताब्दी में मशीनों के जरिए उत्पादन की शुरुआत हुई, जिसमें पानी और भाप का इस्तेमाल हुआ। इसे इंडस्ट्री 1.0 कहा गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में श्रम और मशीन की सहायता से असेंबली लाइन के जरिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत हुई। यह इंडस्ट्री 2.0 कहलाई। वहीं 20वीं शताब्दी में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से ऑटोमेटिक उत्पादन की शुरुआत हुई, जिसे इंडस्ट्री 3.0 कहा गया। ठीक उसी तरह अब 21वीं शताब्दी में इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग पर काम जारी है, जिसमें डेटा, क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक अहम भूमिका अदा करते हैं और इसे इंडस्ट्री 4.0 कहा जा रहा है। इंडस्ट्री 4.0 4 मुख्य कारकों पर आधारित है: कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा। इंडस्ट्री 4.0 में स्मार्ट फैक्ट्री की अवधारणा पर काम किया जा रहा है। पहला सवाल है, नासा का मिशन पंच किससे संबंधित है? सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति या फिर शनि? और अगला प्रश्न है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाना है। E20 के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2025 तक के लिए रखा गया है और कूट के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। पहला सवाल था, भारत सरकार ने नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य तय किया है। ये लक्ष्य किस साल के लिए है? 2047, 2032, 2070 या फिर 2050? सही जवाब है विकल्प सी यानी 2070। और दूसरा प्रश्न था, खबरों में रहा कैली फंड संबंधित है जैव विविधता अभिसमय से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, क्योटो प्रोटोकॉल से या फिर सेंडाई फ्रेमवर्क से? सही जवाब है विकल्प ए यानी जैव विविधता अभिसमय से।
28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की घोषणा 1986 में राजीव गांधी की सरकार के समय में की गई थी। दरअसल 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC ने केंद्र सरकार से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित करने की मांग की। इसके बाद 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। 2025 के लिए इस दिन की थीम एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत रखी गई है। डॉक्टर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली में हुआ था, लेकिन आप जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उनके जन्म दिवस पर न मनाकर 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? दरअसल यह दिन रमण प्रभाव की खोज की घोषणा को मनाने के लिए रखा गया है। रमण प्रभाव की खोज सर सीवी रमन के द्वारा 28 फरवरी 1928 को की गई थी। इस खोज के लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। रमण प्रभाव के तहत सर सीवी रमन ने अनेक ठोस और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण यानी रंग में परिवर्तन आता है। इसके पीछे की वजह यह है कि जब एक वर्णीय प्रकाश के फोटोन तरल या ठोस पदार्थ से गुजरते हैं तो इनके अणुओं से टकराते हैं। इस टकराव के चलते वे ऊर्जा का कुछ अंश या तो खो देते हैं या हासिल कर लेते हैं। एक वर्णीय प्रकाश में सबसे ज्यादा ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रमण प्रभाव की खोज भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति के समान साबित हुई। इससे प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टीन के विचारों को प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। साथ ही इस खोज से पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। ये एक मुश्किल तकनीक थी जिसमें गलतियों की संभावना होती थी। रमण प्रभाव की खोज के बाद पदार्थों की आणविक संरचना के लिए रमण स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। इसके चलते अनेक पदार्थों का कृत्रिम तौर पर निर्माण संभव हो पाया। 1954 में डॉक्टर सीवी रमन को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया है। वे इस पद पर माधवी पुरी बुच की जगह लेंगे। माधवी पुरी बुच 2 मार्च 2022 को सेबी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई थी। उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को खत्म हुआ है। उन्हें इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल है। आपको बता दें कि सेबी यानी द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के जरिए 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक संस्था के तौर पर किया गया था। बाद में संसद ने द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के जरिए इसे एक सांविधिक संस्था यानी स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया। सेबी भारत में सिक्योरिटी मार्केट के रेगुलेटर के तौर पर काम करती है। ये एक्ट 30 जनवरी 1992 को लागू हुआ था। सेबी का मुख्य मकसद है सिक्योरिटीज में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। आपको बता दें कि सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वित्तीय प्रतिभूतियां यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जारी की जाती हैं और इनका ट्रेड किया जाता है। ये मार्केट एक ब्रिज के तौर पर काम करता है जहां पर सरकारें और कंपनीज जिन्हें वित्त की जरूरत होती है और निवेशक जो इन्हें फंड्स मुहैया कराते हैं, इन मार्केट में शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स आदि का ट्रेड किया जाता है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपना सालाना ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी कर दिया है। साल 2024 के लिए ओवरऑल ग्लोबल डेमोक्रेसी स्कोर 5.17 के करीब रहा है, जो कि ऐतिहासिक तौर पर अपने निचले स्तर पर है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया ही लोकतंत्र के मामले में बुरे दौर से गुजर रही है। इस इंडेक्स में देशों को 60 संकेतकों के आधार पर 0 से 10 के पैमाने पर रैंक किया जाता है। इन संकेतकों को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है: चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद, नागरिक स्वतंत्रता, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक संस्कृति। 9.81 स्कोर के साथ नॉर्वे ने लोकतंत्र के मामले में इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कनाडा इकलौता ऐसा देश है जहां पर पूर्ण लोकतंत्र है। साल 2024 में फ्रांस को पूर्ण लोकतंत्र से त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में शामिल किया जा गया है। जाहिर है बीता साल फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता में गुजरा है। फ्रांस और साउथ कोरिया दोनों ही पूर्ण लोकतंत्र के लिए जरूरी 8 के स्कोर को हासिल नहीं कर सके हैं। दोनों को ही त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में डाउनग्रेड किया गया है। पूरी दुनिया में केवल 25 देश हैं जहां पर पूर्ण लोकतंत्र है। इन 25 देशों में महज दुनिया की 6.6% जनसंख्या ही निवास करती है। क्षेत्रवार केवल पश्चिमी यूरोप ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोकतंत्र का इंडेक्स बेटर है। साल 2024 के इस इंडेक्स में भारत को 7.18 स्कोर हासिल हुआ है। इस स्कोर के साथ भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी या त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के तहत रखा गया है। आपको बता दें कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र सामूहिक निर्णय निर्धारण की एक पद्धति है और ये उस आदर्श को लेकर चलता है कि जिस निर्णय से सारा संगठन प्रभावित होता हो वो उस संगठन के सभी घटकों की सहमति से होने चाहिए। सभी घटकों को निर्णयों में शामिल होने का बराबर अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र के 2 मूल सिद्धांत हैं। एक तो सामूहिक निर्णयों पर सामाजिक नियंत्रण, दूसरा निर्णय लागू करने में अधिकारों की समानता। जिस हद तक ये दोनों सिद्धांत किसी संगठन की निर्णय प्रक्रिया में शामिल हों, उस हद तक उसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। सूर्य को समर्पित भारत के मिशन आदित्य L1 ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन की है। दरअसल इस मिशन के साइंटिफिक पेलोड ने सौर ज्वाला कर्नेल की पहली इमेज कैप्चर की है। आदित्य L1 में लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि सूट ने निचले सौर मंडल यानी फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में मौजूद सौर ज्वाला की तस्वीर कैप्चर की है। इसरो के मुताबिक इससे सूर्य की एक्सप्लोजिव एक्टिविटी और पृथ्वी पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी मिलेगी। इसरो के आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 को पहले पृथ्वी सूर्य लैग्रेंज पॉइंट, जिसे L1 के रूप में जाना जाता है, में प्लेस किया गया था। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित एक ऐसा बिंदु है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल और किसी सैटेलाइट को कक्षा में बनाए रखने के लिए लगने वाला बल बराबर होते हैं। जब किसी सैटेलाइट को इस बिंदु पर प्लेस किया जाता है तो बिंदु पर बनाए रखने के लिए ज्यादा ईंधन खर्च नहीं करना पड़ता। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में 7 पेलोड्स लगाए गए हैं जो कि सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना को ऑब्जर्व करेंगे। इन 7 पेलोड्स में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि सोलेक्स, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेलोस और आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा और एडवांस्ड ट्रायक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स शामिल हैं। आपको बता दें कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक चमकीला तारा है जो कि तकरीबन 4.5 बिलियन साल पुराना है। पृथ्वी के मुकाबले सूर्य तकरीबन 100 गुना बड़ा है। सूर्य का सबसे गर्म हिस्सा उसका केंद्र है जहां तापमान 15 मिलियन डिग्री C से ऊपर होता है। वहीं फोटोस्फीयर सूर्य का वो हिस्सा है जिसे हम उसकी सतह कहते हैं। फोटोस्फीयर कोर की तुलना में ठंडा है। सूर्य के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है सूर्य का बाहरी वायुमंडल जिसे कोरोना कहते हैं। यह सतह से जितना दूर फैलता है उतना ही गर्म होता जाता है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने कई बार सुना होगा या हो सकता है कि अपने साथ भी महसूस किया हो कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि कोई उनके सामने रो रहा है तो उसे कंसोल कैसे करें। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस वीक हो। इमोशनल इंटेलिजेंस आज के दौर में एक ऐसी क्वालिटी है जिसके बदौलत आप अपने निजी जीवन में ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपको अपने इमोशंस को तो मैनेज करना आता ही है, आप सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को भी बेहतर ढंग से
से समझ सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें कठिन हालातों में फैसले लेने, तनाव से निपटने, किसी से सही संवाद बिठाने, सहानुभूति रखने और निजी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करता है। जानकार मानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर हो जाता है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि पुरानी पीढ़ी की तुलना में जेन जी को इमोशनल इंटेलिजेंस की ज्यादा जरूरत है। जेन जी को लेकर कहा जाता है कि ये लोग इमोशंस के फ्रंट पर वीक हैं। पहला सवाल, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका पांडे, माधवीपुरी बुच, अजय त्यागी या फिर सिद्धार्थ मोहंती। अगला प्रश्न है, कुंडी पद निरूपित करता है एक पारंपरिक जल संचयन प्रणाली को, एक अनाज संचयन प्रणाली को, हवन के लिए तैयार की गई वेदी को या फिर प्राचीन भारत में खेती की एक पद्धति को। नासा का मिशन पंच किससे संबंधित है? सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति या फिर शनि। सही जवाब है विकल्प ए यानी सूर्य। और अगला सवाल मैंने पूछा था, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी करना है। E20 के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2025 तक के लिए रखा गया है। और सही कथनों को चुनना था कूट के माध्यम से, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है कि दोनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।